All right, we are starting with a very important part of the salary chapter. Perquisite valuation, one of the most important, one of the most challenging students generally find difficult is perquisite of motor car. Okay, so I have tried to summarize all the points in one single table. I request you not to write anything. I will send the video of today's lecture. You can pause that video and definitely you can write it down, note it down, and you can refer for future purpose as well. So do not write, do not waste your time, और else आप इसको समझ नहीं पाओगे अगर लिखने पे फोकस करोगे. ओके, सो परक्यूजिट ऑफ मोटर कार, इसमें सिनारियोस काफी ज्यादा है. कार कभी कभी एम्प्लॉयर का हो सकता है. कार कैन बी समटाइम्स बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉई. एक्सपेंसेस कैन बी समटाइम मेट बाय द एम्प्लॉयर. एक्सपेंसेस कैन बी मेट बाय द एम्प्लॉई. कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करता है. कार सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए यूज करता है. कार दोनों पर्पज के लिए यूज करता है. कार का इंजन कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल कार है या फिर बड़ा कार है. सो ऐसे काफी वैरायटीज है. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ चैलेंज टू रिमेंबर द एंटायर प्रोविजन. और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दैट कैन बी वेरी स्मॉल क्वेश्चन बट will not be able to identify to which part does it belong. So that's why it's very important to summarize every point. So I try to keep it simple in one single table. ये टेबल आप जितने बार देखोगे उतना आपके दिमाग में फिट होते जाएगा. नॉट दैट इट्स नॉट अ डे व्हाट यू कॉल लाइक वन डे प्रोसेस की आज देखा आपको आ गया. ऑफकोर्स आज काफ़ी चीज़ें आप सीख लोगे बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब आपको टाइम मिले at least for 1 minute go through this table. Perquisite valuation of motor cars is generally difficult जाता है बच्चों को. That will become very simple for you. Okay, so we will see the chart and we will see some numericals as well so that आपको concept एकदम अच्छी तरीके से clear हो. Okay, सबसे पहले एक बात दिमाग में डाल दो कि कार किसका भी रहे, खर्चा किसका भी रहे, अगर वो कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होता है, ओनली ऑफिशियल पर्पज. दिस पार्ट, व्हाट डज दिस पार्ट से? व्हेन द कार इज ओनली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज इट इज नॉट टैक्सेबल. ओके, रीजन इज अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है तो एम्प्लॉयर भले ही कार का परक्यूजिट प्रोवाइड कर रहा है, फायदा तो एम्प्लॉयर को हो रहा है ना. हम टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं. टैक्सेबल कब होता है? जब मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है इन काइंड या फिर मुझे कोई इनकम जनरेट होता है. तूने मुझे कार दिया, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा तो मैं तो इस पर टैक्स भर रहा हूँ. एम्प्लॉय तो ऐसे ही बोलेगा. रिमेंबर, व्हेनेवर द कार इज होली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, होली मीन्स कंप्लीटली, घर के एक काम के लिए भी उसको यूज नहीं किया रहना चाहिए. दिस होली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस देन इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. तो टैक्सेबिलिटी कब आता है? या तो होली यूज फॉर पर्सनल पर्पस या फिर पार्टली यूज फॉर पर्सनल, ओनली देन द टैक्सेबिलिटी. ओके, ये आपको सबसे पहले क्लैरिटी आना. केस नंबर 1 देखते हैं. कार किसका है? एम्प्लॉयर का है. खर्चा भी कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर. कार है एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर का. तो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी ने मुझे कार प्रोवाइड किया है. उसका जो भी खर्चा है, उसका मेंटेनेंस रहेगा, उसका इंश्योरेंस रहेगा, उसका पीयूसी रहेगा, उसका पेट्रोल का खर्चा रहेगा, एवरीथिंग, ऑल द एक्सपेंसेस आर मेड बाय माय एम्प्लॉयर इटसेल्फ. कंपनी मुझे खर्चा देता है, मुझे उस कार के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता. इन दैट केस टैक्सेबिलिटी क्या हो? डिपेंड कि आपके कार का इंजन कैपेसिटी क्या है. CC, CC stands for cubic capacity of engine. If your car is up to 1.6 liter CC, okay, तो आपका परक्यूजिट वैल्यू होगा 1800 पर मंथ. तो ये अगर आपका कार का कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा होगा तो परक्यूजिट वैल्यूएशन विल बी 2400 पर मंथ. अगर आपने 12 महीना काम किया रहेगा तो ऑब्वियसली इंटू 12 होगा. अगर आपका अपॉइंटमेंट 20 साल में होगा, मिडिल ऑफ द ईयर में कभी कभी,
तो कंप्लीटेड मंथ्स को गिना जाएगा, फ्रैक्शन मंथ्स को इग्नोर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, आज 15 सितंबर 2020। ओके, तो मेरा अपॉइंटमेंट आज हुआ है और मुझे कार प्रोवाइड किया गया, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, उसका इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है। तो 2400 इंटू 12 करने में कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज सितंबर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, पर सितंबर में ही नहीं पकड़ा जाएगा बिकॉज सितंबर तो फ्रैक्शन मंथ है ना। तो कैलकुलेशन अक्टूबर से स्टार्ट होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ के लिए इंटू 2400 किया जाएगा। 2400 इंटू 6, दैट विल बी माई परचेज वैल्यूएशन एंड वो मेरे इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। वेरी सिंपल। वही कार का कैपेसिटी अगर 1.6 के नीचे होता तो इट ड्राइविंग 1800 पर। साथ में ड्राइवर भी दिया है, ये जो भी आपने कैलकुलेशन किया उसमें ड्राइवर का चार्जेस भी ऐड हो जाएगा। हाउ मच? 900 पर मंथ शुड बी ऐड। वेरी वेरी सिंपल। कार owned by employer, provided expenses spent by employer, CC capacity below 1.6, 1800 per month, above 1.6, 2400 per month, ड्राइवर रहेगा तो 900 ऐड हो जाएगा। मतलब सीसी कैपेसिटी अगर 1.6 से कम रहेगा तो 1800 प्लस 900 2700, अबव 1.6 रहेगा 2400 प्लस 900 3300। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। कार मेरा है, कंपनी ने मुझे कार नहीं दिया। दूसरा केस देख रहे हैं, कार मेरा है, कंपनी ने मुझे कार नहीं दिया, लेकिन कंपनी खर्चा उठा रहा है। कंपनी पूछेगा मेरे को इंश्योरेंस कितना हुआ बता, हम पे करते हैं। पीयूसी कितना हुआ बता, हम पे करते हैं। मेंटेनेंस कितना हुआ, all that expenses will be met by my company, will be met by my employer. We are not going to talk about this only official because हमने पहले ही क्लियर कर दिया। Your more focus should be on this. तो कंपनी खर्चा उतारा, तो कंपनी ने जितना खर्चा किया उतना मेरा खर्चा बच गया, मीन्स वो मेरा इनकम हो गया। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड लेस वैल्यू कैलकुलेटेड अबाउट, लेस वैल्यू कैलकुलेटेड अबाउट मतलब ऐसा सोच लेगा कि आप केस 1 में हो तो केस 1 के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके, 1800 इंटू 12 करो, वट एवर आंसर कम, उस अमाउंट को साइड में रखो और देखो एम्प्लॉयर ने एक्चुअली खर्चा कितना स्पेंड किया आपके लिए। उस एक्चुअल अमाउंट स्पेंड में से ये जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया उसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो। दैट इज कॉल्ड एज परक्विजिट वैल्यू इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई। ओके, if you understood case 1, case 2 is going to be very simple, case 3 is going to be very simple for you. The only difference between case 1 and case 3 is that in case 1 expenses were met by the employer, कार एम्प्लॉयर का था, यहाँ पर भी कार एम्प्लॉयर का है। यहाँ पर खर्चा कौन उठा रहा था, एम्प्लॉयर। यहाँ पर खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय। कंपनी ने कार दिया लेकिन कंपनी ने बोला हम खर्चा नहीं उठाएंगे, खर्चा आपको उठाना। तो इंश्योरेंस मैं निकाल रहा हूँ, मेंटेनेंस मैं कर रहा हूँ, डीजल पेट्रोल जो भी है उसका खर्चा मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ी ना इतना परचेज टैक्सेबल होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए बिकॉज खर्चा तो मैं कर रहा हूँ ना। तो अगेन सीसी कैपेसिटी कम्स इनटू प्ले। 1.6 बिलो रहेगा तो इट विल बी 600 पर मंथ, इधर 1800 था इधर 600, और अबव 1.6 रहेगा इधर 2400 था इधर 900। ड्राइवर का परफॉर्मेंस तो वही रहेगा, ड्राइवर का काम तो वही रहेगा, तो ड्राइवर में कंसेशन नहीं है, पहले भी 900 था अभी भी 900। तो विदाउट ड्राइवर रहेगा ओनली 600 पर मंथ, विद ड्राइवर रहेगा तो 600 प्लस 900 1500। विदाउट ड्राइवर रहेगा तो 900, विद ड्राइवर रहेगा तो 900 प्लस 900, दैट बिकम्स 1800। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, so if you want you can while writing write this portion after case 1 so that आपको easy है। car employer, expenses spent by employer, expenses spent by employee, 1800 600, 2400 900, ड्राइवर दोनों में से 900, और कार एम्प्लॉय का लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो जितना भी खर्चा किया रहेगा एम्प्लॉयर ने उसमें से ये अमाउंट क्या हो जाएगा, जो भी आपका कार का कैपेसिटी है उसमें माइनस कर। ओके, so this covers major part of the section, but there are some more important points that you need to take care, जो मैंने नोट के फॉर्म में दिया हुआ है, जो अलग अलग क्वेश्चन में आपको यूज करने को आ सकता है।
directly on note number 3 because for practical purpose that is more important. Of course, we are going to discuss 1, 2, 4 and 5 as well, but we want to focus more on point number 3. Car owned by employer. We are talking about this. Car owned by employer, either case 1 or case 2. Expenses made by employer. We are talking again case 3 निकल गया, case 1 में आ गया. कार में owned by employer, expenses made by employer. सर ये चीज हम क्यों सीख रहे हैं? तो हमने टेबल में सीख लिया ना. हमने टेबल में क्या सीखा? कार एम्प्लॉयर का, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर का, और यूज क्या था? पार्टली पर्सनल यूज. तो थोड़ा ऑफिशियल के लिए और थोड़ा पर्सनल के लिए. ऐसा भी तो हो सकता है, एम्प्लॉयर ने बोला कि कार रख ले, तो मेरा कार है, ये कार रख ले, तो खर्चा मैं उठाता हूँ, इससे तू तेरे पर्सनल काम ही कर, तो ऑफिस में मत लेके आ. इसके साथ तू फैमिली के साथ घूम, फैमिली के साथ शॉपिंग कर, हॉलीडे पे जा. You can use it for personal purpose. It is not for you to use it for official purpose. You can use it for personal purpose. That means we are in a different case. Table covers which case? Car owned by employer, expenses made by employer, but used partly for personal purpose. But in case car is owned by employer, expenses are made by employer, and the car is wholly used for personal purpose. That case, point number 3 comes into play. See? Car owned by employer and expenses made by employer and wholly used for personal purpose. Taxable perquisite will be expenses incurred. एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा किया तो यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा था. देखो जब मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया वो देखो नहीं, इसी कैपेसिटी के ऊपर सीधा टैक्सेबिलिटी. यहाँ पर लेकिन एम्प्लॉयर कितना खर्चा कर रहा है वो मैटर करेगा. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने डीजल भरा, एम्प्लॉयर ने मेंटेनेंस भरा, एम्प्लॉयर ने वॉशिंग अलाउंस में जो कुछ भी खर्चा किया है गाड़ी के वॉशिंग के लिए, गाड़ी के व्हाट यू कॉल्ड एज ओवरऑलिंग के लिए, गाड़ी के व्हाट यू कॉल्ड एज मंथली सर्विसिंग, जो भी खर्चा आप जितना एग्जांपल लेना लेते उससे जितना भी खर्चा किया ना सब लिया जाए. प्लस क्या किया जाएगा पता है? उस कार का कॉस्ट देखा जाएगा कि वो कार कितने का है, 10 लाख का है, 12 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है. उस कार के कॉस्ट का 10% निकाला जाएगा, वो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड में ऐड हो जाएगा. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क. जस्ट इन केस एम्प्लॉय को बोला तू एक काम कर, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, तू महीने का 1000 रुपए तो पे कर. एम्प्लॉय से अगर कुछ रिकवर हुआ, बहुत कम केसेस में होता है, अगर कुछ रिकवर हुआ वो क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय ने उतना कॉस्ट इनकर किया है ना. तो सी, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर and wholly used for personal purpose, taxable perquisite will be expenses incurred, जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मोटर कार. बी केयरफुल, 10% इज ऑन कॉस्ट ऑफ मोटर कार. जानबूझ के किसी क्वेश्चन में अगर आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने वो कार 5 साल बाद खरीदा था, उसने डेप्रिसिएशन 15% चार्ज किया, तो बीइंग एन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन स्टूडेंट्स हमको डब्ल्यूडीवी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है. तो बच्चे क्या करते हैं? उसका डब्ल्यूडीवी निकालते हैं. एम्प्लॉयर ने 5 साल यूज किया, 5 साल के हिसाब से 15% का डेप्रिसिएशन, तो उसका आज का वैल्यू, आज हमने परक्विजिट वैल्यूएशन करना है तो डब्ल्यूडीवी का 10% निकालते हैं. नहीं, व्हाट डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज इररिलेवेंट फॉर अस. वी विल ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट, मींस द परचेस प्राइस, जितने भी उसने परचेस किया था एम्प्लॉयर ने, उसका 10%, और उसमें क्या ऐड करेंगे? जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया. और इन केस एम्प्लॉयर कुछ पे कर रहा है वो माइनस हो जाएगा. दैट विल बी द परक्विजिट वैल्यू. If car is owned by the employer, expenses made by employer, and car is exclusively 100% used for what? Personal purpose. Okay, a very important part. This will be covered in many of the questions. You have to be careful. तो इस केस को गलती से केस 1 मत समझो बच्चे, फिर वो 1800 और 2400 के केस में चले जाते हैं. उसमें नहीं जाना है आपको. वो तब जब पार्टली पर्सनल रहेगा. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, जो अगेन सॉल्व करते समय आपके काम में आएगा. कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. मैं बात कर रहा हूँ केस 2, केस 1 और केस 3 की. कार का ओनरशिप कौन है? एम्प्लॉयर. और दिया किसको? एम्प्लॉय को. ये जो आपने सीखा ना, सीसी कैपेसिटी 1.6, 1800, 2400, 900, 600, 300, 900 एंड ऑल दैट. नॉट 300, 600, 900 एंड 900.
मतलब केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ये एम्प्लॉय को तभी टैक्सेबल होगा अगर वो कौन है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आप अलग से उसके ऊपर सेक्शन है, वो आप रेफर कर सकते हो, फिर भी मैं आपको समराइज फॉर्म में बता देता हूँ। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन उसमें 3 कैटेगरी क्या है, लोग आ जाते हैं। डायरेक्टर, डायरेक्टर इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, देन योर एनुअल सैलरी इज अबाउट 50,000 रुपीज, 50,000। ओके, एनुअल सैलरी। ओके, अब एनुअल सैलरी तो 50,000 से अब आराम से सबका ही रहता है। सो एनुअल सैलरी अबाउट रुपीज 50,000। देन थर्ड पॉइंट इज यू शुड हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी ने आपको कार प्रोवाइड किया, वहां पर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? वोटिंग राइट्स मोर देन 20% होना चाहिए। वोटिंग राइट्स मोर देन 20% होना चाहिए। ओके, सो ये 3 में से कोई भी एक केस में आप आ गए तो आपको क्या माना जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर आप तीनों केस में नहीं आते, ओके, और आपको कार दिया गया एम्प्लॉयर ने, तो आपको टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो। तो कार अगर एम्प्लॉयर का है और आपके सर पे उसको टैक्सेबल करना है, आपके सर पे तभी टैक्सेबल होगा अगर आप ये 3 में से एक केस में फंसते हो। या तो आप डायरेक्टर होने चाहिए, या तो आपका एनुअल सैलरी 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर आपका वहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, मोर देन 20% वोटिंग राइट्स लेना। ओके, ये एक बात याद रखो, बिकॉज किसी किसी केस में बोलते हैं व्हाट इफ ही इज नॉट व्हाट यू कॉल्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं है। ओके, लेकिन लेकिन आपने देखो केस 2 को इसमें कवर किया क्या? नहीं, सिर्फ किसको कवर किया? केस 1 को और केस 3 को। कार एम्प्लॉयर का रहेगा और एम्प्लॉय को दिया तो ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्सेबल, लेकिन कार एम्प्लॉय का है, कार मेरा है, और खर्चा कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो सबके लिए टैक्सेबल, भले ही मैं स्पेसिफाइड हूं या स्पेसिफाइड नहीं हूं। तो दिस केस इज टैक्सेबल फॉर ऑल। हाउएवर अ कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार किसका? एम्प्लॉय का। खर्चा कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर। मतलब ये इस केस की बात कर रहे हैं ना, reimburses expenses केस 2 अबाउ, देखो रेफरेंस दे दिया मैंने, केस 2 अबाउ विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। हर किसी के लिए वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो इसमें भी वो लोग आपको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं व्हाट इफ ही इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो बोलने का क्लियर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ना हो, फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल जरूर होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 3 हमने देख लिया है। पॉइंट नंबर 4, if two cars are provided for official and personal use, okay, दो कार दिया, दोनों कार दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, ऑफिशियल और पर्सनल। मतलब दोनों कार कौन से केस में आ गया? पार्टली पर्सनल यूज में आ गया, और पार्टली पर्सनल यूज में आ गया तो सीसी कैपेसिटी के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, अलाउड नहीं है। दो कार अगर पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए दिया जाएगा तो उसमें से कंपलसरी एक कार को फुल्ली होली यूज फॉर पर्सनल पर्पस माना जाएगा, और वैल्यूएशन नोट नंबर 3 के हिसाब से होगा। दिस पॉइंट, ओके, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू हाउस प्रॉपर्टी, फिर भी थोड़ा बहुत एजम्पशन बेसिस पे लिया जाता है। जैसे दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं रह सकता, दोनों में से एक को लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता है। समवॉट सिमिलर टू लाइक दिस, आप दोनों कार को पार्टली पर्सनल पर्पस नहीं यूज कर सकते, भले ही वो यूज्ड है, फिर भी हम टैक्सेशन पर्पस के लिए उसको वी विल बी कंसिडरिंग एज ओनली यूज फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब दोनों सीसी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं जा सकता, दोनों में से एक को सीसी कैपेसिटी के हिसाब से वैल्यू करो, और दूसरे को पॉइंट नंबर 3 मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार के हिसाब से वैल्यू किया जाएगा। चॉइस किसके ऊपर है? एसएससी के ऊपर है। ओके, चॉइस किसके ऊपर? एसएससी के ऊपर। तो टैक्स लायबिलिटी किसमें कम आएगा? कार 1 को पार्टली पर्सनल और कार 2 को होली पर्सनल, ऐसा कैलकुलेशन करके देखने का, फिर रिवर्स करके देखने का, कार 1 को होली पर्सनल, कार 2 को पार्टली पर्सनल, वैसा यूज करके कैलकुलेट करके देखने का। एंड वेयर एवर द टैक्स लायबिलिटी इज लेसर,
that case he can of course apply the choice कि मुझे इस choice में जाना है. Accordingly he has to file his income tax return. Okay, so be careful. दोनों कार को partly personal नहीं यूज कर सकते. One car will be assumed as exclusively for personal use. तो टेबल के हिसाब से नहीं, पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से वैल्यू करना पड़ेगा. अच्छा, ये टेबल हमने जो देखा वो पार्टली पर्सनल यूज का एक्सक्लूसिव टेबल है. पार्टली पर्सनल यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. व्हाट इज पार्टली पर्सनल? मतलब किसी दिन मैं ऑफिस में भी कार लेके आता हूँ, ऑफिस से मैं घर पे भी कार लेके जाता हूँ, संडे के दिन भी कार मेरे पास रहता है, संडे के दिन मैं मेरे फैमिली के साथ घूमता हूँ. ओके, मुझे अचानक मेरे फैमिली के साथ बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, उस कार के साथ मैं जाता हूँ. कंपनी की मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा, मैं उसके साथ जाता हूँ. दैट इज पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल. ऑलराइट. एंड उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है कि पर्सनल कितना और ऑफिशियल कितना. यू डोंट हैव द डिटेल्स. तो 12 महीने में गाड़ी चला ना, 12 महीने में कितना दिन मैंने कंपनी के लिए यूज किया, कितना दिन मैंने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया, उसका आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया है. तो इन दैट केस आप ये वाला टेबल यूज करोगे. लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक बुक बनाया है, समझो डिटेल नोट किया है कि टुडे 15 सितंबर मैं इतना किलोमीटर चलाया, इतना किलोमीटर में इतना किलोमीटर ऑफिशियल पर्पज के लिए, इतना किलोमीटर में 100 किलोमीटर फॉर पर्सनल पर्पज. यू हैव केप्ट अ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग. ओके, और साल के आखिरी में आपने परसेंटेज निकाला कि मैंने साल भर में जितना भी गाड़ी चलाया उसमें से 60% ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हुआ है, 40% पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ है. In that case, this table will not be applicable, though it is used for partly personal purpose, but you have kept a proper record keeping. That is why जितना परसेंट पर्सनल यूज के लिए है उतना परसेंट क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा. ओके, सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किया, मेरे एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किया और मैंने लॉग मेंटेन नहीं किया, डिटेल्स मेंटेन नहीं किया, तो 1.5 लाख इग्नोर करने का और सीसी कैपेसिटी के हिसाब से वैल्यूएशन करने. मेरे एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख खर्चा किया है और मुझे डिटेल्स मैंने मेंटेन किया और मुझे पता चला है 60% इज फॉर 60% इज फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड 40% इज फॉर पर्सनल पर्पस. तो जो पर्सनल पर्पस है ना, सीधा उतना ही टैक्सेबल होगा. दैट के सीसी कैपेसिटी इग्नोर करने का, एम्प्लॉयर ने खर्चा कितना किया, 1,50,000, उसमें से तो 60% ऑफिशियल है ना, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. जो 40% है उतना टैक्सेबल होगा. ओके, वही है अपना पॉइंट नंबर 5. देखो, if proper law is maintained, car is used partly for personal and partly for official and partly for personal purpose. Taxable amount will be only to the extent car is used for personal purpose. अपने एग्जांपल में 40% ही किस चीज के लिए यूज हुआ था, 40% ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ, तो 40%. क्वेश्चन में दिया है 70% यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो आप टैक्सेबल 30% करोगे. किस चीज का, जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया रहेगा. तो डू नॉट गो टू द सीसी कैपेसिटी, प्रॉपर लॉग इज मेंटेन. प्रॉपर लॉग इज नॉट मेंटेन, डिटेल्स आर नॉट मेंटेन, you have to go according to this. Okay, so that is what all about perquisite valuation of car. So very detailed, but if you read in text format you will never understand. Even if you understand, you will not be able to retain that for a longer period of time. So whenever you read this will make your life very simple. As far as perquisite valuation of car is concerned, there is no need to leave this as an option. This is applicable for all the courses wherever taxation is applicable, whether it may be CA, whether it may be CS, or it may be CMA. It will be always useful for you. Okay, so I hope it was simple for everyone. If at all any doubt is there, please ask me. And as I always say, taxation is a subject of provision, but more importantly, as soon as you read a provision, it's very important that you go through few example questions, few numerical questions that will help you to understand the provision in a more better manner. Okay, it's not like accountancy or costing. Every subject has got its own features to study. Okay, but taxation, this is what the steps that you have to follow. Understand the provisions in detail. You will be able to understand 70 to 80%, but more conceptual clarity comes when you go through numerical examples. Okay, and for that, it's not necessary that you solve the numerical example. It's okay if you don't solve even,
but at least read the question, try to calculate orally or by rough work the answer that is expected, check the answers with the solution. If that comes, of course you will be more confident, and even if it is wrong you will understand कि आपका प्रोविजन में what you called as interpretation कहाँ पर wrong हो रहा है, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए. Okay, so I give it 2 minutes time. Please go through the entire chart, recall all the examples that I gave you, so we can start with the practical questions thereafter. Okay, please go through it. Let us take up the numerical so that हमको और अच्छी तरीके से समझ. जो हमने देखा यहाँ पर भी टेबल फॉर्म में दिया है, उसके अलावा टेक्स्ट काफी दिया हुआ है, तो लिटिल टू डिफिकल्ट, आप ये भी गो थ्रू कर सकते हैं डेफिनेटली. चलो, be ready with your calculators. Okay, we are not going to write it down, but we are going to refer it, and अपने चार्ट के किस पार्ट को बिलोंग करता है वो आइडेंटिफाई कर लोगे आप, तो फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो. Sonam has been provided a car 1.7 liter, मतलब above 1.6 है, okay, by his employer. Provided by his employer मतलब कार किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो या तो केस 1 या तो केस 3. कॉस्ट ऑफ द कार टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कार कितने में खरीदा था, 3.5 लाख में, और उससे खर्चा कितना उठाया एम्प्लॉयर ने, 30,000. शेफायर मीन्स ड्राइवर. ओके, सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉय, ड्राइवर का खर्चा कितना किया, 3,000. फाइंड द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट फॉर सोनम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. द कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस, नॉट टैक्सेबल. फर्स्ट केस नॉट टैक्सेबल है ना, ऑफिशियल पर्पस है. हमने आज का लेक्चर स्टार्ट ही उसमें से किया था. फुल्ली ऑफिशियल पर्पस रहेगा तो नॉट टैक्सेबल. पर्सनल पर्पस मतलब होली पर्सनल पर्पस. अपने नोट का पॉइंट याद करो, नोट में पॉइंट नंबर 3. ओके, सीसी कैपेसिटी के ऊपर जाओगे, सीसी कैपेसिटी में कब जाओगे, पार्टली पर्सनल रहेगा. नोट नंबर 3 याद करो, द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, एंड इट इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस. दैट केस हम लोग क्या करते हैं, कितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया रहेगा उसमें कॉस्ट का 10% ऐड करेंगे. एम्प्लॉयर ने मेंटेनेंस का खर्चा कितना किया, 30,000. ड्राइवर का खर्चा कितना किया, 3,000 पर मंथ, 3,000 into 12, 36,000.
50,000 प्लस 36,000 66,000, ये तो खर्चा हो गया। इसके अलावा कॉस्ट का 10%, कॉस्ट कितना है 3.5 लाख है, इंटू 10% वो 35,000 आएगा। ओके, so 30 plus 36, 66,000 in fact, and plus that 35,000. So whatever the total comes, that will be taxable in case of our personal purpose. Let us see. ये देखो, case A, nil as car is used for office purpose. Okay, और B वाले केस में देखो, मेंटेनेंस एक्चुअल 30,000, ड्राइवर सैलरी एक्चुअल 36,000, और 3,50,000 का कितना परसेंट, 10%, 35,000। उन्होंने उसको डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया है, आप उसको सेम यूज करना है वर्ड तो सेम यूज कर सकते हो, या फिर एप्लीकेबल रेट एज गिवन इन द एक्ट प्रोविजन, 3.5 लाख का 10%, 35,000, टोटल कितना खर्चा हुआ, 1,01,000। नोट याद करो, ओके, और आप उसके हिसाब से उसको अप्लाई करो, यू विल डेफिनेटली ट्राई व्हाट यू कॉल इट गेट द आंसर। एक और इंफॉर्मेशन दिया देखो, इन केस बी एंड सी, ए को तो इग्नोर कर दिया हमने, बी एंड सी, एम्प्लॉय इज बीइंग चार्ज 15,000 पर एनम फॉर सच फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल दिया था ना कि अगर एम्प्लॉय से कुछ खर्चा रिकवर किया जाता है तो वो वैल्यू में से क्या करने का, माइनस करने का। ये सिर्फ किस में, होली यूज फॉर पर्सनल पर्पस में। ओके, अगर पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पस रहेगा तो सीसी कैपेसिटी के हिसाब से वैल्यूएशन करो, किसका खत्म। लेकिन बी केस में 15,000 उसको माइनस करने को मिलेगा, इसीलिए देखो यहाँ पर 15,000 क्या किया है, माइनस किया, 86,000 टैक्सेबल। केस सी क्या बोला है, बोथ पर्पस, बोथ पर्पस मतलब टेबल में जाने का। टेबल में कौन सा केस, केस ए में जाएंगे हम लोग, बिकॉज खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। सीसी कैपेसिटी 1.7 से ज्यादा है ना, सीसी कैपेसिटी 1.7 से ज्यादा है तो 2,400 पर मंथ आएगा, और ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का 900 पर मंथ, 2,400 प्लस 900 इज 3,300 पर मंथ, 3,300 इंटू 12 महीना आएगा। देखो 3,300 इंटू 12, 39,600। और इन दैट केस एम्प्लॉय से जो पैसा रिकवर हुआ वो लेस करने को नहीं मिलता। देखो, अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय शैल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, प्लीज री लॉग इन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।